चलिए, लास्ट पार्ट में हमने इधर तक डिस्कस कर लिया था जो कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमारे पास मसल्स यूज होते हैं। अब हम प्रेशर दैट कोज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, अब हम वो देखेंगे जो प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा लंग्स है ना वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो ये बिल्कुल बैलून की तरह क्या है, ये बिल्कुल इलास्टिक स्ट्रक्चर है कि ये कोलैप्स हो सकते हैं। अब कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे एल्वियोलाई है। अब कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इसको आउटवर्ड को खींच रहे हो ताकि ये कोलैप्स ना हो। अगर हमारे पास कोई आउटवर्ड फोर्स नहीं होगी तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये हमारे लंग्स की एबिलिटी है कि वो उनमें इलास्टिसिटी होती है। तो अगर तो हमारे पास कोई इस तरह के मैकेनिज्म ना हो जो इसको बाहर खींच रहे हैं, जो कि प्रेजेंट है और वो मैं आपको समझाऊंगा वो किस तरह प्रेजेंट है, तो एज अ रिजल्ट हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है ना वो एज सच अटैच्ड नहीं होता, वो चेस्ट वॉल जो चेस्ट चेस्ट केज है उससे एज सच कोई अटैचमेंट नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं देयर आर नो अटैचमेंट बिटवीन द लंग्स एंड द वॉल ऑफ द चेस्ट केज। जो होता है मेडिएस्टिनम पे हाइलम के थ्रू ये अटैच होता है और मतलब ऑलमोस्ट फ्लोट हो रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे जो इसको सराउंड कर रही होता है ना लंग्स को, एक लेयर सराउंड कर रही होती है, हम जिसको कहते हैं प्लूरा। अब जो ये प्लूरा होती है इसका क्या फायदा होता है? जो हमारे पास है ना प्लूरा में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि एक एक तो ये करता है कि रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है जब इसने एक्सपेंड होना होता है। तो एक तो इसका ये फायदा होगा, लेकिन इसका एक और जो मेन फायदा है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ना हमारे पास प्लूरा होती है उधर हमारे पास लिम्फेटिक्स होती है। वो मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा तो उसके थ्रू आप लोगों को वो चीज समझ आ जाएगी। जो लिम्फेटिक्स है ना वो प्लूरा का जो फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, वहां पे उसको ड्रेन करती रहती है। तो जब वो उसको ड्रेन करेगी तो हमें पता है कि अगर कहीं से फ्लूइड निकल रहा है तो वहां पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आप वैक्यूम के बारे में तो आपको पता होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, जो संक्शन होती है ना किसी चीज की, तो नीचे नेगेटिव होता है और जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो एज अ संक्शन वर्क करता है। तो अब इधर भी यही होगा। अब हम देखते हैं जब ना लिम्फेटिक चैनल कंटिन्यूसली जो लंग्स की प्लूरा वहां पे है। प्लूरा के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है विसरल प्लूरा, एक होता है प्राइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा उसको कहते हैं जो कि लंग्स के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, और प्राइटल प्लूरा कहते हैं जो कि हमारे पास जो चेस्ट कैविटी को लाइन कर रहा होगा। तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो इस अब इसके अंदर जो लिम्फेटिक्स होता है ना, लिम्फेटिक्स ड्रेन, जब ये प्लूरल फ्लूइड ड्रेन होता है थ्रू लिम्फेटिक्स तो इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। अब हम पढ़ते हैं जो प्लूरा है ना इसके अंदर एक प्रेशर बन जाता है जिसको हम कह देते हैं प्लूरल प्रेशर। और जो ये प्लूरल प्रेशर है इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर है। और जब भी याद रखना, जब भी कहीं नेगेटिव प्रेशर होगा तो वो संक्शन क्रिएट करेगा, और संक्शन चीज अपनी तरफ को खींचती है। फॉर एग्जाम्पल आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तो वो संक्शन होता है, इसी तरह ये नेगेटिव प्रेशर भी संक्शन है। अब जो ट्राइटल प्लूरा है ना, इसका जो प्रेशर होता है, जो उधर प्रेशर होता है प्लूरल प्रेशर, वो होता है हमारे पास -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो -5 सेंटीमीटर काफी कम प्रेशर होता है। अब ये वो प्रेशर है जो बेसिकली हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा होता है। ये वो नेगेटिव प्रेशर है जो लंग्स को ओपन रख रहा होता है। लंग्स में मैंने बताया था कि इलास्टिक टिश्यू होता है जो इसको कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा होता है, बट ये जो प्लूरल प्रेशर है ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करके ओपन रखता है। अब ये तो नॉर्मल स्टेट में है कि -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जब इंस्पायरेशन करनी है, जब इंस्पायरेशन करनी है उसमें एयर आना है तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स ने एक्सपेंड होना है। तो तब हमारे पास जो ये नेगेटिव प्रेशर है और ज्यादा होना चाहिए ताकि लंग्स एक्सपेंड हो सके। लंग्स तभी एक्सपेंड होंगे ना जब उस पे उसको बाहर की तरफ खींचा जाएगा। तो लंग्स किस तरह एक्सपेंड होंगे, तब हमारे पास जो ये प्रेशर होता है प्लूरल प्रेशर, वो हमारे पास -7.5 होता है। यानी नॉर्मली हमारे पास होता है -5, और जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे पास -7.5 हो जाता है। अब इसके बाद यहां तक इन्होंने यही बात बताई है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एल्वियोलर प्रेशर। पहले हमने डिस्कस किया था प्लूरल प्रेशर जो कि हमारे पास
जो होती है विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा, जो कि चेस्ट वॉल के साथ पराइटल प्लूरा अटैच होती है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, जो हमने कहा नॉर्मली -5 होता है जो लंग्स को ओपन रखता है, और जब इंस्पायरेशन करते हैं तो -7.5। अब होता है एल्वियोलर प्रेशर के बारे में। एल्वियोलर प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे एल्वियोलाई के अंदर है, जो हमारी एयर एल्वियोलाई के अंदर है। तो आपका जो एल्वियोलर प्रेशर है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, और इसको हम जीरो फिर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर का हम कहते हैं प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, तो जो आपका एल्वियोलर प्रेशर है ना, वो भी 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है, बट उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, 0 सेंटीमीटर ऑफ एच, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो हम वो डिफरेंस डिस्कस करते हैं, हम इसमें 760 नहीं कहते। जैसे हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम यही कह रहे होते हैं 80/1, 120/80, तो इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं ऐड कर रहे होते, जबकि वो भी लग रहा होता है। तो इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम है। अब हम इसको जीरो कंसीडर किया। अब जो हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर है ना प्रेशर, वो जब इंस्पायरेशन होनी होती है ना, तो ऑलमोस्ट वो -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाता है। देखिए ये -1 के नेगेटिव प्रेशर, ये क्या करेगा, संक्शन, इनवर्ड मूवमेंट एयर की करवाएगा। बाहर का अगर एटमॉस्फेयर से कंसीडर करें तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा 0, और इंस्पायरेशन के दरमियान में एल्वियोलाई का प्रेशर होगा -1, यानी एयर बाहर से अंदर आएगी। और हमें पता है जब नॉर्मली जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 0.5 लीटर या 500 ml, तो उतने के लिए -1 का डिफरेंस इनफ होता है। अब जब एक्सपायरेशन होती है ना, तो ये वाला हमारे पास जो अंदर था ना -1, वो +1 हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का तो आपको पता है 0 ही रहेगा एज कम्पेयर, जब रिलेटिवली देखेंगे तो ये बाहर को एयर पुश करेगा। तो इस तरह हमारी जो लंग्स के अंदर एयर इंस्पायर और एक्सपायर होती है। अब हमने दो प्रेशर पढ़ लिए, एक एल्वियोलर प्रेशर, एक प्लूरल प्रेशर। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास ट्रांसप्लूरल प्रेशर, यानी जो हमने प्लूरा का प्रेशर पढ़ा था और जो हमने एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर पढ़ा है, इनको डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास होगा ट्रांसप्लूरल प्रेशर। अब मैं आपको ना एक डायग्राम है वो दिखाता हूँ। चलिए इधर हम देखते हैं पहले तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ये हमारे पास क्या था जो अभी हमने अभी पढ़ा है कि एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर होता है, जो मैंने कहा था 760 एटमॉस्फेयर के हिसाब से ले, वरना हमारे पास 0 होता है, इसको 0 कहते हैं। ये हमारे पास 0 है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर ये हमारे पास प्लूरा के दरमियान में है। तो देखें ये है हमारे पास विसरल प्लूरा जिसने लंग्स को लाइन किया हुआ है, ये वाली, और ये बाहर वाली हमारे पास है प्राइटल प्लूरा जिसने चेस्ट वॉल को लाइन किया हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास थोरेसिक वॉल। तो अब जो इनके हमने कहा था जो प्लूरा यहाँ पे जो प्रेशर है प्लूरा में, वो हमारे पास था -5, यानी ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर है जो लंग्स को चेस्ट वॉल के साथ जोड़ के रखता था, और ये एल्वियोलाई का प्रेशर है। तो ट्रांसप्लूरल पल्मोनरी प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जो ये प्लूरा का वाला और जो एल्वियोलाई का है, इसका जब डिफरेंस लेंगे ना वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होगा। तो इधर डायग्राम में ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आप लोग देख सकते हैं गौर से, ये वाला हमारे पास है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो इंस्पायरेशन जब करेंगे तो इंस्पायरेशन में एल्वियोलर प्रेशर कहा था कि -1 हो जाता है, तो ये देखिए ये स्लाइटली डिक्रीज हुआ, -1 हुआ, ताकि एयर एटमॉस्फेयर से अंदर को आ सके। और जो हमने कहा था कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो होता है प्लूरल प्रेशर, वो हमने कहा था -7.5 हो जाता है, तो ये हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है। और हमने जब कहा था कि एक्सपायरेशन करते हैं तो एल्वियोलर प्रेशर ऑलमोस्ट 1 हो जाता है, और जो ट्रांसप्लूरल जो हमारे पास प्लूरल प्रेशर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जो 5 होता है उस पे आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका जो डिफरेंस होगा उसको हम कह देंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो यहाँ तक यही बात एक्सप्लेन किया है। Now we will discuss the compliance, which is one of the very most important topic of this chapter. कंप्लायंस का सबसे पहले तो मैं आप लोग का ना फॉर्मूला बताता हूँ। कंप्लायंस में आता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जो कि हमारे पास चेंज इन प्रेशर ही होता है, जिसमें हम एल्वियोलर प्रेशर और को माइनस करते हैं प्लूरल प्रेशर में से। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें हमें ना कंप्लायंस में बताता है द एक्सटेंट ऑफ द लंग विल एक्सपेंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, यानी हमारा लंग्स कितना एक्सपेंड करता है जब पर यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास होता है ऑफ एच जी का ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हो। मतलब एक हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी चेंज होता है तो कितना ज्यादा लंग्स एक्सपेंड कर जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लायंस है।
तो हम फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं द टोटल कंप्लायंस ऑफ बोथ लंग्स टुगेदर इन द नॉर्मल डर्ट एवरी 200 मिलीमीटर ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि एवरी टाइम, हर बारी अगर हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करता है ना 1 मिलीमीटर ऑफ वाटर, तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपेंड होगा 200 ml। तो यानी ये इसकी कंप्लायंस है। पर मतलब नीचे अब आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो हमारे पास डेल्टा वी है वो चेंज इन वॉल्यूम है, और ये चेंज इन वॉल्यूम क्यों हुआ है? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का इंक्रीज होने की वजह से, चेंज होने की वजह से। तो हम ना अब कंप्लायंस डायग्राम को देखते हैं, तो इसमें आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल प्रेशर है जो बेसिकली ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ही है। इधर मैंने बताया हुआ एल्वियोलर प्रेशर माइनस प्लूरल प्रेशर, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। ये आप देख सकते हैं -4 है, ये नॉर्मल स्टेट पे है। अब क्या हुआ है, अब इंस्पायरेशन किया है। जब इंस्पायरेशन किया है तो हमारे पास ये इस साइड पे ट्रांसप्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंस्पायरेशन की तो ट्रांसप्लूरल प्रेशर इंक्रीज हुआ 4 से कहां तक गया, यहाँ 6 तक जा रहा है ऑलमोस्ट। और जब ये इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, यानी चेंज इन प्रेशर की वजह से, यानी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एयर और ज्यादा लंग्स के अंदर आती है। अब एक्सपायरेशन की जब बारी आई तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा। अब हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और ये जब डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास लंग्स वॉल्यूम का चेंज भी, ये भी हमारे पास ये भी डिक्रीज कर रहा है। अब हमारे पास ये एक्सपायरेशन हो रही है। तो यानी अगर हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास इंस्पायरेशन में एयर और ज्यादा आती जाएगी। तो कंप्लायंस में उन्होंने ये बात पाई है। तो उसमें हम देखते हैं जो इंस्पायरेशन का कर्व था उसको हमने कहा इंस्पायरेटरी कंप्लायंस कर्व। अच्छा, ये एससीक्यू है, और एक्सपायरेटरी कंप्लायंस कर्व, और हमने टोटल को ये हमने कह दिया कंप्लायंस डायग्राम ऑफ द लंग्स। अब हमें ना सबसे पहले पता होना चाहिए जो कंप्लायंस है। अब ये लंग्स एक्सपेंड कर रहा है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर पे। हमने कहा है कि जो कौन सी फोर्सेस है जो हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्लायंस डायग्राम आर डिटरमिन्ड बाय इलास्टिक फोर्सेस। अब वो कौन सी इलास्टिक फोर्सेस है लंग्स की जो कि कंप्लायंस डायग्राम को अफेक्ट करती है? तो हमारे पास एक तो आ जाती है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स टिश्यू, फिर आ जाते हैं इलास्टिक फोर्स कॉज्ड बाय द सरफेस टेंशन फ्लूइड दैट लाइंस द इनसाइड ऑफ द वॉल। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आपके ये एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई बने हुए इलास्टिक फाइबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना इलास्टिक टिश्यू वाला, ये वाला इलास्टिक फोर्स ऑफ द लंग्स टिश्यू, तो ये इनकी बात हो रही है। इनमें इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी होती है। दूसरी चीज क्या होती है, जो ये एल्वियोलाई होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है इन एल्वियोलाई के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सर्फेक्टेंट, जो इसकी सरफेस टेंशन कम कर रहा होता है। जब हमारे पास जब भी ऐसे हो ना कि दो सरफेसेस है ये आपस में ऑपोजिट है, तो इनमें आपस में एक अट्रैक्शन होती है, और ये जो अट्रैक्शन होती है ना इन दोनों के आपस में, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये इसकी ये इसको कोलैप्स करने की ट्राई कर रही है। फिर एक जो इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स है ये इसको कोलैप्स करने की ट्राई कर रहा है। तो ये इन्होंने ये बात लिखी हुई है। अब देखो जो इलास्टिक फोर्सेस है लंग्स टिश्यू की, जो इलास्टिक फोर्सेस है वो मैंने बता दिया, इलास्टिन कोलेजन ये फाइबर्स होते हैं, उसकी वजह से होती है। जो अब हमारे पास है ना सरफेस टेंशन, वो क्या होती है, अब ये दो वॉल्स के दरमियान में जो प्रेशर वो एक दूसरे पे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होंगी ना, ये उस वजह से होगी। अब हम एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया हुआ है सलाइन सोल्यूशन का और एयर फील्ड का। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लग रहा है? इस एक्सपेरिमेंट को अगर गौर से देखें तो आप नीचे सबसे पहले गौर करें प्लूरल प्रेशर पे, तो आप देखें कि जो सलाइन सोल्यूशन है इसमें प्लूरल प्रेशर बहुत कम चेंज हुआ है, बट वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। जबकि एयर फील्ड वाले में आप देखते हैं कि प्लूरल प्रेशर काफी ज्यादा चेंज हुआ है, और उसके हिसाब से देख रहे हैं उसका लंग्स में वॉल्यूम चेंज, तो वो इक्वल है। यानी सलाइन सोल्यूशन जब हमने लंग्स में फिल कर दिया, एल्वियोलाई हमारे पास ये थे, इसके अंदर हमने सलाइन सोल्यूशन फिल कर दिया, तो अब इसमें हम थोड़ा सा भी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में चेंज ला रहे हैं ना, तो हमारे पास लंग्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसकी रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एल्वियोलाई है ना, तो एल्वियोलाई के अंदर हमने जब सलाइन भर दिया
तो जो ये जो बिटवीन जो दोनों वॉल्स के दरमियान में अट्रैक्शन थी ना, इसकी जो ये सरफेस टेंशन थी, ये सरफेस टेंशन निगेट हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन तब तक होगी जब तक दरमियान में एयर होगी। जैसे ही दरमियान में फ्लूइड आ गया तो ये सरफेस टेंशन निगेट होगी। तो इलास्टिक फोर्सेस में पहली इलास्टिक फोर्स प्रेजेंट होगी क्योंकि वो तो लंग्स की वजह से थी, लेकिन जो दूसरी इलास्टिक फोर्स है ये खत्म हो गया। अब ये इलास्टिक फोर्सेस क्या कर रही थी, ये लंग्स को कोलैप्स करने की कोशिश कर रही थी। और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या करता था, लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा होता था, उसको ऑपोजिट साइड पे खींच रहा होता था ताकि वो कोलैप्स ना करे। अब जो ये सेकंड पावर जो इसको कोलैप्स करने की कोशिश करी थी, ये तो वैसे ही खत्म हो गई। तो अब हमारे पास ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अब थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगी, कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा लंग्स के अंदर आ सकता है। तो आई होप ये आप लोग को बात क्लियर होगी। अब ये आप लोगों ने पढ़ना है। अब इसमें ये आप देख सकते हैं जो टिश्यू इलास्टिक फोर्सेस है, यानी जो इलास्टिक फाइबर और कोलेजन की वजह से है, tending to cause collapse of the air-filled lungs represent only 1/3 of the elasticity। यानी जो कोलैप्स हम कह रहे थे कि लंग्स कोलैप्स होने की ट्राई कर रहा होता है, तो उसमें जो इलास्टिक फोर्सेस लंग्स की होती है उनका सिर्फ 1/3 रोल होता है, और जो सरफेस टेंशन की वजह से इलास्टिक फोर्सेस होती है उनका 2/3 रोल होता है। तो अब अगर हमने सलाइन सोल्यूशन डाला है तो ये वाली हमने कहा बिल्कुल खत्म होगी, लेकिन हमारे लंग्स में तो आपको पता है एयर होती है, तो ये सरफेस टेंशन किस तरह डिक्रीज हो रही होती है, ये सर्फेक्टेंट की वजह से डिक्रीज हो रही होती है। जो सर्फेक्टेंट होता है ना, ये हमारे पास सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, ये एक लेयर बना देता है और आपस में अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है। इसलिए जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट हम कहते हैं प्रेजेंट नहीं है, और हम कहते हैं कि उनके लंग्स कोलैप्स कर गए। उनके लंग्स क्यों कोलैप्स करते हैं, ये सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है और लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, एल्वियोलाई आपस में अट्रैक्ट करके कोलैप्स कर जाते हैं। तो यहाँ तक इन्होंने ये बात बताई हुई है। अब वही हम सर्फेक्टेंट के बारे में देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन का क्या होता है। तो ये वही बात बताई हुई है। अब सरफेस टेंशन में ना देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई अगर हमें बिल्कुल सिंपल इसकी लाइनिंग में वाटर से भी लाइन किया होगा ना, तब भी सरफेस टेंशन होगी, क्योंकि आपको पता है दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन होती है, तो ये आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, उसकी वजह से आपके एल्वियोलाई कोलैप्स करने की ट्राई कर रहे होंगे। तो सरफेस टेंशन होती है, द नेट इफेक्ट इज टू कॉज। तो इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो हमारे पास सरफेस टेंशन होती है, दो सरफेसेस के दरमियान में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन आ जाएगी। अब हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज कैसे होती है, वो सर्फेक्टेंट डिक्रीज करता है। सर्फेक्टेंट है सरफेस एक्टिंग एजेंट, और जो सरफेस एक्टिंग एजेंट इन वाटर होते हैं ना, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं हमारे टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल, ये हमारे पास लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये लिपिड इंक्लूजन्स होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और आयंस है इसमें। अब ये है सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल मोस्टली, इसमें पोलैरिटी इतनी नहीं है, और जो लिपिड्स है वो आपको पता है वैसे भी सॉल्युबल नहीं होते। तो इन ये जब होता है ना सर्फेक्टेंट की लाइनिंग, तो जो आपस में अट्रैक्शन होती है टुवर्ड ईच अदर वो डिक्रीज कर जाती है, और जब ये डिक्रीज कर जाती है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से लंग्स के कोलैप्स होने के खतरे कम हो जाते हैं। यानी अगर किसी के सर्फेक्टेंट नहीं है, जो कि प्री मेच्योर बेबीज में नहीं होता, तो उनका लंग्स इसलिए कोलैप्स होता है क्योंकि दोनों वॉल्स आपस में एक दूसरे को खींच रही होती हैं। तो इसमें आपको इसकी कंपोजिशन पता होना चाहिए, ये आप लोगों को आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम ये कहते हैं, तो इसको एक बार बेशक रीड कर लें, वैसे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इस कंडीशन को। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू बोथ इन एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी में। तो ये हमारे पास सर्फेक्टेंट ना होने का, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं आम अल्फाज में, उसके बारे में ही डिस्कस किया हुआ है। चलिए इससे पहले हम एक छोटी सी पीछे ये बात देखते हैं, ये फॉर्मूला को आपने गौर करना है। तो आप देख रहे हैं प्रेशर का जो रिलेशन है रेडियस ऑफ एल्वियोलस से, वो इनवर्स है। इसका मतलब है अगर हमारे पास रेडियस कम होता है, रेडियस ऑफ एल्वियोलस कम होता है, तो प्रेशर और ज्यादा होगा, तो यानी इसके कोलैप्स होने के खतरे भी और हो गए। अगर हम देखें इसमें यही बात सबसे पहले बताई है, नोट फ्रॉम द प्रीसीडिंग फॉर्मूला द प्रेशर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, वो प्रेशर था जो जनरेट हो रहा था सरफेस टेंशन की वजह से,
is inversely proportional affected by the radius of alveolus, जिसका मतलब है smaller the alveolus the greater the alveolar pressure caused by the surface tension. मतलब जितना छोटा alveolus उतनी ज्यादा surface tension होगी, क्योंकि उतनी walls आपस में एक दूसरे के करीब होगी. जितना बड़ा alveolus उतनी हमारे पास कम surface tension, क्योंकि उतनी walls दूर होगी. तो हमारे लिए बेहतर क्या है कि बड़ा alveolus होना चाहिए. बट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो स्मॉल प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनके अभी तक एल्वियोलाई प्रॉपर डेवलप नहीं होते, यानी वो अभी 28 मंथ के बाद अगर फॉर एग्जांपल पैदा हो जाते हैं तो उनके हमारे पास रेडियाई लेस देन 1/4 दैट ऑफ द अडल्ट, यानी उनका जो एल्वियोलाई है उसका रेडियस अडल्ट से 1/4 होता है. तो ये बहुत कम रेडियस है. अब इस जो इतना कम रेडियस है ना, उसकी वजह से सरफेस टेंशन उधर बहुत ज्यादा होती है. और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, हमारे पास जो एल्वियोलाई होते हैं ना, उसमें जो सर्फेक्टेंट रिलीज होना होता है वो हमारे पास बिटवीन 6 to 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन वहां पे जाके हो रहा होता है, यानी 24 जो वीक है उससे 28th वीक तक. तो यहाँ पे वो सर्फेक्टेंट ने प्रोड्यूस होना होता है. अगर इन वीक्स के दरमियान जब सर्फेक्टेंट अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे बेबी की बर्थ हो जाए तो बेबी विल डाई बिकॉज उसके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे. एक तो उनका एल्वियोलाई का साइज छोटा है, फिर जो सर्फेक्टेंट जिसने सरफेस टेंशन कम करनी थी वो भी नहीं प्रेजेंट, तो उसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं. और इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉर्न. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट. अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ थोरेसिक केज ऑन द लंग्स एक्सटेंसिबिलिटी. चलिए, जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ थोरेसिक केज. तो अब मैंने बताया था जो थोरेसिक केज होता है ना, अभी तक हम जितना डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ लंग्स के बारे में कर रहे थे. थोरेसिक केज को हम इस टाइम निग्लेक्ट कर रहे थे. अब हम थोरेसिक केज के हिसाब से करेंगे कि लंग्स प्रेजेंट है, साइड पे थोरेसिक केज जो ये रिब्स वगैरह ये प्रेजेंट है. अब जब ये प्रेजेंट है तब हमारे पास कंप्लायंस क्या होगी? ये कंप्लायंस होगी थोरेक्स और लंग्स की मिला के जो कंप्लायंस होगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इंटायर पल्मोनरी सिस्टम है जिसमें लंग्स और थोरेसिक केज दोनों आएगा, इसको हम मेजर करने के लिए कंप्लायंस को हमने लंग्स को रिलैक्स स्टेट में पैरालाइज, यानी लंग्स में एयर नहीं. अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रेशर लगाएंगे, इसमें एयर प्रेशर डालेंगे. अब एयर प्रेशर जब डालेंगे ना तो अब लंग्स ने इन्फ्लेट करना है. अब जब हमारे पास थोरेक्स और लंग्स दोनों इकट्ठे प्रेजेंट थे तो हमें डबल प्रेशर लगाना पड़ा उतना वॉल्यूम फिल करने के लिए एज कंपेयर जब हमारे पास सिर्फ लंग्स प्रेजेंट थे. मतलब अभी तक हम लंग्स डिस्कस कर रहे थे ना, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास थोरेसिक केज नहीं है, सिर्फ लंग्स प्रेजेंट है और आपने उसका एक डेल्टा वी वॉल्यूम हासिल करना है, तो आपको जितना प्रेशर लगाना पड़ा है उस वो डेल्टा पी है. बट अब अगर आपने लंग्स के साथ थोरेसिक केज भी ऐड कर दिया है, फिर आपने डेल्टा वी अगर अचीव करना है तो आपका डेल्टा पी डबल होना चाहिए. डबल डेल्टा पी होगा तो वो डेल्टा वी अचीव तब कर सकता है. अगर हमारे पास, आपको पता है प्रेशर डिनोमिनेटर में, अगर प्रेशर हमारा डबल होता है तो कंप्लायंस ऑलमोस्ट हाफ होती है उस सिस्टम की जिसमें लंग्स और थोरेक्स बराबर इकट्ठे होते हैं. मतलब दोनों को मिला के हम चेक करते हैं. तो नॉर्मली हमने पीछे पढ़ा है दोनों लंग्स की कंप्लायंस कितनी होती है, 200 मिलीमीटर सेंटीमीटर जब लंग्स अकेले थे. बट जब हमने थोरेक्स को कंसीडर किया, थोरेक्स की वॉल को कंसीडर किया, तो वही कंप्लायंस अब हो गया 110 मिलीमीटर. तो ये उन्होंने डिस्कस किया था. अब फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हो, बहुत एक्सट्रीम मतलब आप बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहे हो, तो ये हमारे पास कंप्लायंस और ज्यादा हो जाएगी. अभी तो ये हमने थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ही देखा, मतलब बहुत एक्सट्रीम आप सांस अंदर ले रहे हो तो थोरेसिक केज फिर इतना ज्यादा इस पे रेजिस्टेंस लाती है कि आपको वो ऑलमोस्ट 5 टाइम प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है कि उतना डेल्टा वी अचीव कर सको. तो उसमें ऑलमोस्ट 1/5 हो जाती है कंप्लायंस. फिर वर्क ऑफ ब्रीदिंग हम देखते हैं. तो ब्रीदिंग के बारे में हमने पढ़ा, जो हमारे पास होती है ना एक्सपायरेशन, ये पैसिव होती है, इसमें आपकी एनर्जी नहीं लग रही. ये पैसिवली आपका जो लंग्स की इलास्टिक फोर्सेस होती है वो इसमें से इलास्टिक रिकॉइल की वजह से उसमें से निकालती है. बाकी आपकी एक्सपायरेशन में एनर्जी नहीं लग रही. बट जो आपकी इंस्पायरेशन है उसमें आपको एनर्जी लग रही है. उसमें आपकी क्या एनर्जी लग रही है और जो आपका वर्क लग रहा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है.
तो आपका एक तो हमारे पास हो गया कंप्लायंस वर्क और इलास्टिक वर्क, जो आपके लंग्स की इलास्टिसिटी के अगेंस्ट करना है, जो आपने पढ़ा है कि एल्वियोलाई में जो दो इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं उसके अगेंस्ट करना है, एक ये वर्क हो गया। दूसरा विस्कोसिटी, लंग्स एंड चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर, जो लंग्स के स्ट्रक्चर और चेस्ट वॉल के स्ट्रक्चर है उनके अगेंस्ट, यानी जो टिश्यूज है उनके अगेंस्ट जो वर्क करना है, जो फॉर एग्जांपल चेस्ट वॉल के हो गया वो दूसरा वर्क। उसके बाद जब इंस्पायर करते हैं तो रास्ते में उसको रेजिस्टेंस फील होती है। अब वो रेजिस्टेंस जो एयरवे कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है एयरवे में कहीं पे भी वो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, तो ये रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ता है। मतलब ये सब कुछ, क्योंकि ये आप अंदर को एयर ला रहे हो, जब एक्सपायरेशन करती है तो आपको पैसिवली हो रही है, बट ये एक्टिवली करना पड़ रहा है, और ये 3 वर्क इसमें करने पड़ रहे हैं, तो ये बताया हुआ है। नेक्स्ट ये आ जाते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन। तो हमारे पास जो 3 to 5% ऑफ द टोटल एनर्जी होती है ना, एक्सपेंड की जाती है, एक्सपेंड करती है बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो ये ऑलमोस्ट 50 फोल्ड तक इंक्रीज कर जाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिजीज है जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है, या कोई ऐसी डिजीज है जिससे आपका ये एयरवे में कोई मसला आ गया है, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते उतनी। तो ये बस यही बातें इन्होंने इधर तक बताई है। Now comes to the pulmonary volume and the capacities, which is one of the very most important topic. और इसमें से MCQ, SCQ, वाइवा सब कुछ होता है। जब हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, यानी जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू द स्पायरोमेट्री। तो ये स्पायरोमेट्री का अपरेटस है और ये इसका माउथ पीस है। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी स्पायरोमेट्री का एक्सपेरिमेंट होता है तो जो नाक होता है वो बंद करना होता है, नो स्लिप लगानी होती है, ताकि आप सिर्फ मुंह से इंस्पायर और एक्सपायर करें, तो हमारे पास ये आपको स्पायरोग्राम ताकि प्रॉपर मिल सके। तो अब ना इसमें आप ये इसको देख लेंगे, आप लोग इसको इंटरनेट से भी देख सकते हैं। इसमें सिंपल आपने हवा पुश करनी होती है, तो ये वाटर पे पड़ा होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हिलता है इसकी जब आप इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है जो ये हमारे पास पायरोग्राम ये ग्राफ नोट कर रहा होता है। तो इसमें ना जो इंपॉर्टेंट है वो है 4 वॉल्यूम्स होते हैं हमारे लंग्स के और 4 कैपेसिटीज। वॉल्यूम हमारे पास आप सिर्फ जो वॉल्यूम है वो एक चीज होगी, जो कैपेसिटीज है ना वो सम ऑफ 2 और मोर वॉल्यूम्स, वो कैपेसिटी होगी। अब सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं, 4 कौन से वॉल्यूम है। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है ऑलमोस्ट हमारे पास 500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? ये वो वॉल्यूम है जो आप नॉर्मली एक्सेल और इनहेल कर रहे हो। आप फॉर एग्जांपल बैठे मूवी देख रहे हो, तो जो आप इनहेलेशन और एक्सेलेशन कर रहे हो ना, वो टाइडल वॉल्यूम है, जो कि ½ लीटर आप पीछे भी पढ़ के आए हो। नेक्स्ट आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वो ये है कि आपने सांस लिया, अब आप अपना सांस पूरा अंदर खींचो। फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग करने जाते हो तो आप अपना पूरा सांस अंदर खींच लेते हो, तो वो आप जब अपना पूरा सांस अंदर खींच रहे होते हो ना, तो वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, वो होता है ऑलमोस्ट 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3000 ml। ये आप पूरा सांस अंदर खींच लो, तो ये हमारे पास हो गया इंस्पायरेटरी। अब आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये वो वॉल्यूम है, आपने टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फॉर एग्जांपल सांस ले रहे हो, आपने एक्सपायर कर दिया, आपने एक्सहेल कर दी, अब आप और एक्सहेल करो, मतलब आपने एक्सहेल नॉर्मल एक्सहेलेशन कर दिया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया है। अब आप फर्दर और जोर लगाओ कि जितनी एयर आप निकाल सकते हो अपने लंग्स में से वो बाहर निकाल दो। तो जितनी आप निकाल सकोगे ना टाइडल वॉल्यूम के बाद, वो आपका होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हमारे पास होता है ऑलमोस्ट 1100 ml। अब आ जाता है रिजर्व वॉल्यूम। अब सारी हवा जितनी निकाल सकते थे आपने निकाल दी, लेकिन फिर भी हमारे पास ना कुछ वॉल्यूम बच जाता है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर ही रहता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप उस वॉल्यूम को नहीं निकाल सकते। उस वॉल्यूम को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते, ये डेड स्पेसेस में होता है, हम ये देखेंगे। तो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, ये स्पाइरोमेट्री के थ्रू हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको स्पाइरोमेट्री के थ्रू मेजर ही नहीं कर सकते। तो स्पाइरोमेट्री के थ्रू हम टाइडल वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, हम इंस्पायरेटरी रिजर्व कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व कर सकते हैं, बट हम रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं कर सकते। अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे। कैपेसिटीज होता है एक वॉल्यूम या एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम या दो वॉल्यूम से ज्यादा का सम।
अब वो हमारे पास जिस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम भी होगा ना, वो कैपेसिटी भी हम स्पायरोमेट्री से नहीं मेजर कर सकते। स्पायरोमेट्री से हम सिर्फ वो कैपेसिटीज और वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम का जिक्र नहीं होगा। तो अब हम आते हैं 4 कैपेसिटीज की तरफ। अच्छा, अब जो कैपेसिटीज है उसमें सबसे पहले आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर 2 वॉल्यूम्स आते हैं, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये हमारे पास कैसे बनेगी? आपने सांस ले रहे हो, आपने एक्सपायरेशन कर दी है, अब आप इंस्पायरेशन करना स्टार्ट करते हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया, फर्दर इंस्पायरेशन करते हो, जितनी मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर सकते हो करते हो। तो जो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेशन रिजर्व कैपेसिटी है, इनको रिजर्व वॉल्यूम है, इनको मिलाएंगे तो 3500 बनता है सम। तो ये आपकी हो जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, यानी ये कैपेसिटी हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये है। अब नेक्स्ट जो कैपेसिटी है वो है हमारे पास एक्सपायरेटरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हमारे पास आ जाता है एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कब होगी? आपने नॉर्मली सांस एक्सहेल किया, नॉर्मली एक्सहेल किया, एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाई, यानी टाइडल वॉल्यूम आपने निकाला है। तो उसके बाद जितना वॉल्यूम बच गया है आपके लंग्स में, वो आपकी होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका था जो हम देखते हैं, ये हमारा था नॉर्मल ब्रीदिंग। आपने ये देखिए यहाँ पे एक्सहेलेशन कर दिया। अब यहाँ से लेके ये था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये था रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम है तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा हम तीनों को सम कर देना तो ये हमारे पास हो जाती है वाइटल कैपेसिटी। तो ये भी हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, जब चारों वॉल्यूम्स का सम कर दें जो कि ऑलमोस्ट 5800 मिलीलीटर होता है, तो हमारे पास इसको कहते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। और जो हमारे पास कैपेसिटीज होती है ना, ये हमारे पास मेन में 20 to 25% ज्यादा होती है जबकि वुमेन में कम होती है। और जो एथलीट्स होते हैं उनमें भी ये ज्यादा होती है क्योंकि एथलीट्स ने, आपको पता है, बहुत लॉन्ग रेसेस भागनी होती है। तो आपको ये सारी वैल्यूज अच्छी तरह फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है ये है एब्रीविएशन एंड सिंबल यूज। तो आप इसको जस्ट एक बार रीड कर सकते हैं, उसी के जो कैपेसिटीज है ये उनकी सिंबल है कि टाइडल वॉल्यूम है, ये फंक्शनल फोर्स शो करता है। तो ये उनकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप लोग रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका ही फायदा होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको पता होगा कि एब्रीविएशन आई है तो इसका क्या मतलब है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड द टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमें पता है कि हम स्पायरोमेट्री के थ्रू ये मेजर नहीं कर सकते कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा चीज होनी चाहिए जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है हीलियम डाइल्यूशन मेथड। तो इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ। आपको हीलियम डाइल्यूशन मेथड पता होना चाहिए कि ये हम फाइंड करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अब रेजिडुअल वॉल्यूम जिन कैपेसिटीज में वो है, टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो ये तीनों चीजें जो हम हीलियम डाइल्यूशन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। तो आप लोगों को अभी पढ़ाया है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारे पास होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये दोनों वॉल्यूम का सम होता है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ये डिजीज फाइंड करने के लिए कि इस बंदे को कोई डिजीज है कि नहीं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होती है। तो ये स्पायरोमेट्री के थ्रू हम मेजर नहीं कर पाते। तो इसको अब मेजर हमने करना तो है बिकॉज ये डिजीज में हमें फायदा देती है, उसकी डिटेक्शन में, उसकी डायग्नोसिस में। तो हम यूज करते हैं हीलियम डाइल्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, आप स्पायरोमेट्री लेते हैं, स्पायरोमीटर के अंदर आप हीलियम डालते हैं नॉन कंसंट्रेशन का। हीलियम हमारे पास पता है लाइटर गैस है और ये हमारे पास जो है ना कोई मसला नहीं क्रिएट करती। अब बिफोर ब्रीदिंग हमारे पास जो होता है ना, जो बंदा होता है उसने एक्सपायर नॉर्मली करना होता है। आपको पता है जब आप नॉर्मली एक्सपायर करते हो तो आपका टाइडल वॉल्यूम निकलता है। अब जब आप नॉर्मली एक्सपायर कर देते हो, जो लंग्स के अंदर है, दो चीजें रह जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम और जो हमारे पास होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिनका सम होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि हमने फाइंड करनी है। तो अब हमने ना वो जब एक्सहेल किया नॉर्मली, उसके बाद अब हमने स्पायरोमीटर का माउथ पीस मुंह पे लगा लिया और उसके बाद अब हमने इनहेल करना है। अब जब हम उसको इनहेल कर लेंगे तो हमारे पास
जो गैस है लंग्स के अंदर पहले से प्रेजेंट थी, हीलियम वाली गैस अब लंग्स के अंदर चली गई। अब लंग्स के अंदर जब गैस जाएगी तो हीलियम डाइल्यूट हो जाएगा उस गैस के साथ जो पहले से प्रेजेंट थी, और जो पहले से प्रेजेंट थी वो थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हमने वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर करनी है, तो एक फॉर्मूला बनाया गया जो कि है हमारे पास एफ आर सी इज इक्वल टू, ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास है सी आई एच जी के इनिशियल कंसेंट्रेशन हीलियम की कितनी है, डिवाइडेड बाय द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ हीलियम -1 मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्पाइरोमीटर। तो आप ये जब फॉर्मूला लगाएंगे, आप हीलियम की कंसेंट्रेशन, ये प्रॉपर फॉर्मूला डिवाइस जैसे किया जाता है तो ये कर लिया गया, और इससे हम जो फाइनल आंसर मिलता है वो होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब यानी हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। तो अब ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वो हो सकता है आपसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ना पूछे, वो आपको ये सारी चीजें देख के आपसे पूछ ले रेजिडुअल वॉल्यूम बताओ, तो आपको बाकी भी निकालना आना चाहिए। बाकी अब आप कैसे निकालोगे, अब सिंपली फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे। आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है, आप उसको रीअरेंज करोगे तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। और टोटल लंग कैपेसिटी आपको पता है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में 2 वॉल्यूम्स आ जाते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में 2 वॉल्यूम आ जाते हैं, ये टोटल 4 वॉल्यूम बन जाते हैं। तो ये आप लोग हीलियम डाइल्यूशन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं। चले, जो होता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो इसमें आपको नेम से पता लग रहा होगा कि मिनट का क्या मतलब है कि 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम आपको पता है कि हमारे पास होता है जो एक हम जो रेस्पिरेशन में एक ब्रीदिंग में हम करते हैं इनहेल या एक्सहेल, जो होता है 500 ml। तो पर ब्रीथ हम यानी इनहेल कर रहे हैं 500 ml। तो 1 मिनट में हम कितनी बारी, हमारे ब्रीदिंग रेट कितना है सबसे पहले हम वो, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है 1 मिनट में 12 ब्रेथ। तो यानी आप 500 ml 12 बारी 1 मिनट में इनहेल कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा हमारे पास 6 लीटर। तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारे पास 6 लीटर पर मिनट है। तो आपको पता लग गया दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट एंड द टाइडल वॉल्यूम। तो ये कम से कम 1.5 तक भी जा सकता है जिसपे आप सरवाइव कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास समटाइम्स होता है कि हमारे पास 40 to 50 पर मिनट हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट अगर राइज कर जाए। नॉर्मल कितने 12। और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि उसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो वाइटल कैपेसिटी तक हो सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम तो हमने देखा है कि सिर्फ 500 ml है। तो इस बात का उसका क्या मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी तक हो सकता है, जबकि टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, और जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसमें वो हमारे पास ऑलमोस्ट 4600 समथिंग होती है ml, क्योंकि उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ रहा होता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व भी आता है। इसकी एग्जांपल ये है जब आपका 40 to 50 पर मिनट रेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करते हो बहुत ज्यादा, तो आपको जब बहुत सांस चढ़ा होता है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ा होता है, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हो, आप थोड़ा सा तो वो आप नॉर्मल रेस्पायर तो नहीं कर सकते ना। तो आप फुल एक्सपायरेशन और फुल इनहेलेशन कर रहे होते हो। तो आप यानी जब तब आपका ऑलमोस्ट जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, वही वाइटल कैपेसिटी तक पहुंचा होता है, क्योंकि आपका वो नॉर्मल हो गया होता है उस टाइम जब आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज के केस में होते हो। तो उस टाइम आपका जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट अप्रोच कर जाता है वाइटल कैपेसिटी में, क्योंकि उसमें आप फुल इंस्पायरेशन कर रहे होते हो और फुल एक्सपायरेशन करने की ट्राई कर रहे होते हो। तो जस्ट इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि फिर 4600 तक भी जा सकता है, बट ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। तो आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लो तो एकदम बहुत ज्यादा जो सांस होगा वो 30-40 सेकंड बाद एंड हो जाता है, उसके बाद आपका सांस बाहर होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कैपेसिटी पे आ जाता है। अब हम देखते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। अभी तक हमने पढ़ी थी पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड द पल्मोनरी वेंटिलेशन? जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है हमारे माउथ से लेके फिर ट्रैकिया फेरेंक्स ये सब कुछ मिला के लंग्स मिला के इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। लेकिन जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है ना, उसमें कुछ खास चीजें आती हैं। उसमें हमारे एल्वियोलाई आते हैं, उसमें हमारे एल्वियोलर सैक्स आते हैं, उसमें हमारी एल्वियोलर डक्ट आती है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आते हैं। ये जो 4 चीजें हैं इसमें जितनी एयर है वो हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन है।
और ये वो वाली स्पेसेस है, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये सारी वो जगह जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। जो हमारा ट्रैकिया होता है उधर कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई ब्लड सप्लाई कैपिलरीज नहीं है, मतलब ब्लड गैस एक्सचेंज के लिए। जो हमारा फेरेंक्स है, आपका माउथ है, उधर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन है। तो अब एल्वियोलर वेंटिलेशन तो सिर्फ इतनी सी है जिसमें ये चीजें है। बाकी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन में बाकी जो वेंटिलेशन है, जो आपका ट्रैकिया है, जो फेरेंक्स है, माउथ है, इधर जो एयर होती है उसको हम, उस एयर को हम कहते हैं, वो डेड, वो जगह को हम कहते हैं डेड स्पेस। वो वाली जो हमारे पास है, नोज, फेरेंक्स, ट्रैकिया, दिस एयर इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल इन गैस एक्सचेंज। इधर कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो ये नॉट यूजफुल है, इसको डेड स्पेस कहते हैं। अब डेड स्पेस हम दो तरह की पढ़ेंगे, वो आगे। पहले हम फाइंड करेंगे कि हमने मेजर करनी है डेड स्पेस, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम डेड स्पेस मेजर करनी है ना, तो अभी हम मेजर करने लगे हैं। पहले आपने सांस लिया सुकून से, कुछ भी नहीं किया। आपकी जो एटमॉस्फेयर से आप जब सांस लेते हो, तो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन होता है, और आपको पता है ऑलमोस्ट 21% के राउंड अबाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है नॉर्मल एयर में। आप ऑलमोस्ट नॉर्मल सांस ले रहे थे, आपने सांस ले रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने एक्सहेल किया। अब आपने जो सांस लिया उसमें आप 100% ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो। पहले आप नॉर्मल एयर जब इनहेल कर रहे थे तो आप में 78% नाइट्रोजन जा रही थी और 21% ऑक्सीजन जा रही थी। अब जब आपने मेजरमेंट करनी है ना, तो सब्जेक्ट ना सडनली डीप, ये हमारे पास इंस्पायर करेगा 100% ऑक्सीजन को। अब 100% ऑक्सीजन ज्यादातर अब कहाँ पे रहेगी, ये नोज, माउथ, फेरेंक्स और ट्रैकिया में रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एयर तो एल्वियोलाई में पहले से प्रेजेंट थी। जो आपको पता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, अगर आपने स्ट्रॉन्गली एक्सहेल नहीं किया था, उधर हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन उधर भी गया होगा 100% वाला। अब आपने इसको 100% जब एक्सहेल इनहेल कर लिया, अब नाइट्रोजन मीटर में आपने इसको एक्सहेल करना है। अब जिधर तक आपका 100% ऑक्सीजन आता जाएगा, इसका क्या मतलब होगा कि कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ। अगर गैसियस एक्सचेंज हुआ था तो ऑक्सीजन कम हो गया होता, सही हो गया। अब हमारे पास जब हम ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन आता जाएगा, यानी गैस एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन अगर गैसियस एक्सचेंज हुआ होता तो खत्म हो गया होता। तो जब हमने एक्सपायरेशन शुरू की ना, तो ये ग्राफ में आप जो ग्रे एरिया देख रहे हो ना, ये आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आता गया। पहले तो सिर्फ आई ऑक्सीजन रहा था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन भी अंदर आनी शुरू होगी और ऑक्सीजन भी आ रहा है। अब जो नीचे वाला ऑक्सीजन है वो वाला है जो पहले से कुछ ना कुछ प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास मतलब हो गया, जो ऑक्सीजन हमारे पास शुरू में आया है 100% ऑक्सीजन वापस आ रही है जो, यानी ये डेड स्पेस से आ रहा है। तो हमें पता लग जाएगा कि जितना ऑक्सीजन वापस आ गया है, यानी इतनी हमारे पास डेड स्पेस थी जहां पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ। तो वो हम इस फॉर्मूला जो डिवाइस किया गया है उससे फाइंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं नॉर्मल डेड स्पेस होती कितनी है। नॉर्मल डेड स्पेस ऑलमोस्ट 150 ml होती है। अब दो डेड स्पेस होती है, एक एनाटॉमिकल, एक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल आपको हमेशा पता है कि चीज होती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, और एनाटॉमिकल होगी स्ट्रक्चर के लिहाज से। एनाटॉमिकल स्पेस कौन सी होती है, जो आपने अभी पढ़ी है, कि जो आपका माउथ का एरिया होता है, जो आपका फेरेंक्स होता है, जो आपका ट्रैकिया होता है, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से ऊपर जितना एरिया होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, वो सारा डेड स्पेस है, और उस डेड स्पेस को कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है, अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस से बाहर आके आप उधर आगे जहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, आप एल्वियोलाई में, एल्वियोलर डक्ट, वहां पे एक्सचेंज होता है। अब उधर एक्सचेंज कहाँ होता है, बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द कैपिलरीज। अगर हमारे पास वहां पे कोई कैपिलरीज डैमेज हो गई है, या कोई कैपिलरीज में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, जहां पे गैस एक्सचेंज होना चाहिए था, नॉर्मली होता है, और उधर होना बंद हो जाए, तो फिर हमारे पास वो होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। उसमें दोनों डेड स्पेस आती है, मतलब एनाटॉमिकल जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है वो, और उसको ऐड कर दो जो अब क्रिएट हुई है ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस नॉर्मली हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन हो जाए जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो जाए, जो कि एल्वियोलाई को सराउंड कर रहा था, तो हमारे पास जो
होती है, जो डेड स्पेस होती है फिजियोलॉजिकल, वो इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस। यानी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल से कम नहीं हो सकती, लेकिन इससे ज्यादा हो सकती है। तो ये डिजीज हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें अब क्या चीजें इंपॉर्टेंट रह गई हैं। तो रेट ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन था जिसमें डेड स्पेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड था, कोई फर्क, जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन थी। एल्वियोलर वेंटिलेशन में अब हम देखते हैं कि इसमें हमने जो होता है ना टाइडल वॉल्यूम को माइनस करना होता है डेड स्पेस के साथ। और कौन सी डेड स्पेस के साथ? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्योंकि अगर इन केस कोई एबनॉर्मेलिटी भी प्रेजेंट है तो तब वाली डेड स्पेस को भी कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल इक्वल होता है, आपको पता है। तो आपकी जो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम होता है आपको पता है 500 ml होता है, और जो आपका डेड स्पेस होती है वो होती है 150 ml। तो इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 350 आंसर। तो इसका आंसर आया हमारे पास 350। अब आपको पता है 1 मिनट में हमारा रेस्पिरेटरी रेट था 12। तो 12 को जब हम 350 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 4200 ml पर मिनट। तो 4200 ml पर मिनट है एल्वियोलर वेंटिलेशन, जबकि पल्मोनरी वेंटिलेशन थी हमारे पास 5800 ml पर मिनट। तो ये हमारे पास एल्वियोलर वेंटिलेशन है। तो आगे पढ़ सकते हैं। एल्वियोलर वेंटिलेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर डिटरमिनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन पे ही डिपेंड करेगी, बिकॉज जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है उसी में गैस एक्सचेंज होनी है। जो हमारे पास होती थी डेड स्पेस, उधर तो कोई गैस एक्सचेंज होती ही नहीं थी। अब हम रेस्पिरेटरी पासेज, जो हमारे पास ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, और कफिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो होते हैं ना ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इसमें से जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई होते हैं इसमें मल्टीपल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये एनाटॉमी की बातें हैं, तो ये आप लोग एनाटॉमी में थोरेक्स में सारी पढ़ लेंगे। तो इसके बाद है ना इनका डायामीटर छोटा होता जाता है। ब्रोंक्यूल्स का आके बहुत छोटा डायामीटर हो जाता है, बट ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती। फिर ब्रोंक्यूल कोलैप्स क्यों नहीं होती? इधर भी ब्रोंक्यूल इसलिए कोलैप्स नहीं होती कि जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो एल्वियोलाई को एक्सपेंड करवा के रख रहा था बाहर को, वही हमारी इन ब्रोंक्यूल्स को भी एक्सपेंड करवाने में हेल्प करता है। अब हमारे पास मस्कुलर वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो हमारे पास कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल इधर कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, यही बातें बताई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज है जिसमें जो स्मॉलर ब्रोंकाई होते हैं और लार्जर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, स्पेशली ब्रोंक्यूल्स, उसमें बहुत स्मूथ मसल प्रेजेंट है, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाएगा तो इनके डायामीटर वैसे ही बहुत छोटे होते हैं ब्रोंक्यूल्स के, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये और छोटे हो जाएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती ही वो है जिसमें ये और छोटे हो जाएगा और सांस लेने में मसला होगा। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस एयर फ्लो में कब होती है। तो अगर नॉर्मल बात करें, तो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं ना, तो हमने कहा था कि एटमोसफेयर का प्रेशर अगर 0 है ना, तो हमारे पास एल्वियोलाई का -1 भी होगा तो हमारे अंदर एयर आ जाएगी। तो अगर हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं वो हमने पढ़ लिया। उसमें जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एज कंपेयर टू ब्रोंक्यूल्स। आप लोग अब सोच रहे होंगे ब्रोंकाई का तो साइज बड़ा होता है, लेकिन ये क्यों ज्यादा रेजिस्टेंस करते हैं? क्योंकि हमारे पास ब्रोंकाई आपको पता है ज्यादा नहीं है, जबकि आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है वो 65,000 पैरेलल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। तो जो ब्रोंक्यूल्स है वो इतनी ज्यादा है कि ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है इन नॉर्मल कंडीशंस। बट व्हेन इट कम्स टू द एबनॉर्मल कंडीशन, तब ब्रोंक्यूल्स ही है जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी ऑफर करने लग जाती है। तो मतलब ये दोनों एक्सट्रीम की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल ये कब कंस्ट्रिक्शन करती है? फॉर एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रेक्शन इनकी वॉल में, क्योंकि इसकी वॉल में होता है स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल सिंपैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक जब एक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आगे भी पढ़ेंगे। एडीमा हो जाए या म्यूकस हमारे पास जल्दी ल्यूमिन को ब्लॉक करेगा, क्योंकि इसका ल्यूमिन है छोटा, तो म्यूकस इसको ब्लॉक कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का इफेक्ट। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपको पता है ऑटोनॉमिक के दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है ये हमारे पास करवाता है ब्रोंकोडायलेशन, और जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है ये करवाता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन।
सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेशन करवाता है बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स आपको पता है, न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। और बीटा 2 पे नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा एपिनेफ्रिन भी लग सकता है। तो इसमें यही बताया हुआ है, जो हमारे पास होते हैं ना फाइबर्स, वो इन्हीं ब्रोंक्यूल्स वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। फिर नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जब एक्ट करेगा तो ये उसकी डायलेशन करवा देंगे थ्रू बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो ये किस तरह कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, इसके रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन अटैच होता है, इसके मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो इस पे अटैच होता है, वो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो एस्थमा की कंडीशन हम देखते हैं, एस्थमा की कंडीशन में पहले ही अंदर कंस्ट्रिक्शन हुई होती है ड्यू टू एनी एलर्जिक सब्सटेंसेस। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन केस ड्यूरिंग एस्थमा अटैक एक्टिवेट हो जाए तो ये उस अटैक को एग्रवेट कर देगा। क्योंकि एस्थमा में पहले सांस लेने में मसला हो रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा तो ये फर्दर डायमीटर डिक्रीज करेगा, और जब ये फर्दर डायमीटर डिक्रीज करेगा तो हमारे पास सांस लेने में मसला होगा। तो इसमें हम एट्रोपिन देते हैं जो कि इसका इफेक्ट खत्म करती है। ये क्या होती है, एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट होती है। ये पता है क्या काम है, फॉर एग्जांपल एक चेयर पड़ी हुई है, आप उस पर बैठे हुए हो, वो आपकी चेयर है, आप उसमें से खड़े हो जाते हो, कोई और आके उस चेयर पे बैठ जाता है, तो जो आके बैठे है ना वो एट्रोपिन है, वो उसका एंटागोनिस्ट है। सही है। तो एसिटाइल कोलिन से जो आप थे, फॉर एग्जांपल आप बहुत हैवी वेट हो, चेयर बड़ी परेशान है कि इतना भारी बंदा मुझ पे बैठा हुआ है, तो वो एसिटाइल कोलिन जब अटैच हुआ होता है एस्थमा में तो वो परेशान होते हैं। तो जब एट्रोपिन हम देते हैं तो एट्रोपिन आके एसिटाइल कोलिन की जगह आ जाती है, वो दुबली पतली सी है। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो चेयर को रिलीव हुआ इसी तरह इधर रिलीव हो जाता है। तो हमारे पास उसके अलावा हमारे पास क्यों कंस्ट्रिक्शन हो सकती है ब्रोंकियोल की, कोई इरिटेशन मटेरियल जाता है ना हमारे लंग्स में तो कंस्ट्रिक्शन होती है। आप सिगरेट देखें, सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं, शुरू में आपने किसी को देखा हो तो वो खांसी करने लग जाएगा। क्यों, आप धुएं के पास बैठे हुए आपको खांसी आने लग जाती है समटाइम, जो एलर्जिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्स है जो बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो चीज एंटर ना हो। उसके अलावा हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रिफ्लेक्स एक डिजीज में आता है, वह स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी ओक्लूजन। यानी अगर कोई एम्बुला, स्मॉल माइक्रो एम्बुलाई आ जाए स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल सिक्रीटरी फैक्टर दैट मे कॉज ब्रोंकियोलर कंस्ट्रिक्शन। तो अभी हमने ब्रोंकियोलर कंस्ट्रिक्शन पढ़ा, एस्थमा में पढ़ लिया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया उसकी वजह से हो गया। फिर हमने उसके अलावा पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब लोकल, जैसे सर्कुलेशन में हम लोकल डायलेटर्स पढ़ चुके हैं, दो लोकल कंस्ट्रिक्शंस पढ़ चुके हैं, इस तरह इसमें भी प्रेजेंट है। इसमें कौन से, हिस्टामिन एंड स्लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ये प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल में, और ये जब रिलीज होते हैं एज अ कंडीशन ऑफ एलर्जी ही रिलीज होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग एयर ऑब्स्ट्रक्शन दैट अकर इन एलर्जिक अस्थमा। तो जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना अस्थमा में, क्या होता है, अस्थमा में मास्ट सेल ना रिलीज करते हैं हिस्टामिन और लो रिएक्टिव ये सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंसेस क्या करवा देते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अस्थमा के सिम्टम एग्रवेट। स्मोक, डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आए, इन्होंने भी एग्रवेट किया, इन्होंने भी कंस्ट्रिक्शन करवाई तो एग्रवेट। तो ये सारे है इसमें, इसलिए सांस लेने में मसला होता है। अब उसके बाद म्यूकस का, ये जस्ट आप लोग हिस्टोलॉजी वाली बातें बताई हुई है कि इसकी जो लेयर्स है इसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं। आपको पता है हमारी म्यूकस प्रेजेंट है आपके नोज से लेके आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्यों प्रेजेंट है, ये हमारी जो एयर है उसको वार्म करता है। जो एयर आती है इसमें से डस्ट पार्टिकल्स को निकालता है। हेयर प्रेजेंट है, सीरियस प्रेजेंट है हमारे, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं ताकि वो लंग्स में ना जाए। फिर जो हमारे नोज के सीलिया ना वो नीचे डाउनवर्ड प्रोपेल करते हैं सब्सटेंस को, और जो हमारे लंग्स में होते हैं ना सीलिया, वो अपवर्ड प्रोपेल करते हैं कि हमारे पास कफ रिफ्लेक्स के थ्रू या तो वो बाहर निकल जाए बॉडी से वो जो डस्ट वगैरह है, या वो स्वोलो हो जाती है। क्योंकि अगर लंग्स में वो कोई हमारे सब्सटेंस चला जाए, कोई मटेरियल चला जाए, तो एस्पायरेशन नमूनिया के चांसेस होते हैं। अब जो इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जो पता होना चाहिए, वो है कफ रिफ्लेक्स और स्नीज रिफ्लेक्स, और बाकी एक बड़ी टॉपिक हम देखते हैं।
तो इसमें जो कफ रिफ्लेक्स है, जो आप खांसी करते हो, वो कहाँ से एक्टिवेट होता है? तो याद रखना है, कफ रिफ्लेक्स में हमारे जो ये होता है ना, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, इवन ब्रोंक्यूल्स, ये इन्वॉल्व होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और जो लैरिंक्स है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ये बहुत सेंसिटिव होती है लाइट टच के। अगर ट्रैकिया और उधर कोई इरिटेशन हो रही है ना, आपको अंदर गले के, आप कहते हो मुझे खराश फील हो रही है, कोई इरिटेशन हो रही है, तो एक कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है उस इरिटेटिव मटेरियल को निकालने के लिए। तो इसमें आपका जो लैरिंक्स एंड कार्निया कारिना, ये पोर्शन होता है जहां पे हमारे पास ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इवन एल्वियोलाई भी सब्सटेंसेस, कुछ कोरोसिव सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसकी बहुत अजीब सी स्मेल होती है, और क्लोरीन गैस। तो ये भी जब हमारे होता है ना, ये इरिटेशन जब हमारे इस पूरे पाथवे या ट्रैक में होती है, एयरवे पासेज में, तो ये वाली जगह पे हमारे पास इरिटेशन होगी तो कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। इसमें क्या होता है, सिग्नल जाता है वेगस नर्व के थ्रू मेडुला में, एज अ रिजल्ट कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। कफ में क्या होता है, आप खांसी करके देखें, आपको खुद समझ आएगी। आप सबसे पहले इंस्पायर करते हो बोसी एयर, जब आप इंस्पायर करते हो तो आपका एपिग्लोटिस और वोकल कॉर्ड हो जाते हैं बंद। अब आप पूरा जोर लगाते हो, आपके एब्डोमिन भी, आपको पता है, आप जब बहुत खांसी करते हो आपको होता है कि पेट में अब दर्द शुरू हो गया, कि मसल बार बार वर्क कर रहा है, आपका एब्डोमिन भी पूरा जोर लगाता है, डायाफ्राम पूरा जोर लगाता है। फिर उसके बाद एकदम आपका जो होता है ना, वोकल कॉर्ड और एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है, और लंग्स में से जो मटेरियल, जो कहीं पर कोई चीज फंसी होती है, वो एक्सप्लोड आउट, वो बाहर निकलती है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपने इंस्पायर किया है, आपने दरवाजे बंद कर दिए, नीचे से आपने प्रेशर इंक्रीज किया, आपने दरवाजे खोल दिया। तो ये इसका यही चीज है कि पहले आपने किसी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज के अंदर कोई चीज डाली, पानी डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिरिंज है, उसके अंदर पानी डाला, फिर आपने सिरिंज बंद कर दी, अब आपने फुल पीछे से प्रेशर क्रिएट कर दिया है, आगे से बंद है, एकदम जब आप आगे से ओपन करेंगे तो एक्सप्लोसिवली कोई चीज बाहर निकलेगी। तो ये हमारे पास 75 टू 100 माइल्स पर आवर तक भी इसकी स्पीड हो सकती है। तो इसमें जो हमारे पास होता है ना, ब्रोंकाई और ट्रैकिया, इसमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं जहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं आता, वो भी इनवर्ट मूव करते हैं ताकि एक्सपल्सिव फोर्स लगा सके। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द कफ रिफ्लेक्स। नाउ वी विल डिस्कस द स्नीज रिफ्लेक्स। तो हमारे पास स्नीज रिफ्लेक्स इज वेरी मच लाइक द कफ रिफ्लेक्स, जो आप छींक मारते हैं, लेकिन इसमें नेजल पासेज वे अप्लाई होता है इंस्टेड ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी पासेज। उसमें हमने देखा था कि लोअर रेस्पिरेटरी पासेज था, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास नोज होता है। आपको नाक में इरिटेशन हो, आपको नाक में जब इरिटेशन होती है उसकी वजह से आप देखते हैं ज्यादातर आपको छींक आती है। तो इसमें भी वही है, एफरेंट जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, मेडुला पे लेके जाती है, फिफ्थ इस बारी है, उसमें हमारे पास वेगस थी जो कि 10th होती है। फिर उसके बाद वही सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट होते हैं, बट द यूविला इज डिप्रेस्ड, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर कैन रैपिडली गो थ्रू, और इसमें बहुत ज्यादा तेजी से एयर जाती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ नोज क्या होते हैं। तो नोज के बारे में आपको पता है कि नोज में आप खुद भी देखो तो आपको आइडिया होगा कि इसमें एक तो है एयर को वार्म करना है, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसमें कॉन्कास प्रेजेंट होते हैं। कॉन्कास या आप लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, कॉन्कास होते हैं स्पेसिस होती है, उधर से एयर पास करती है तो एयर वार्म हो जाती है, उधर से पास करती है तो हमारे पास जो इरिटेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी निकाल लेती है, एयर हमें ह्यूमिफाइड की जाती है नोज में। उसके अलावा नोज पार्शियली फिल्टर करते हैं। तो ये सारी जो हमारे पास है फिल्ट्रेशन वगैरह सारे पर्पसेस हो रहे हैं। Ordinarily, the temperature of inspired air rise to 1 Fahrenheit of the body temperature and within 2 to 3% full saturation with water vapor before it reaches the trachea. तो यानी ये सारे हमारे पास है उसमें चीजें हो रही हैं, उसकी वाटर वेपर्स भी उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन अ पर्सन ब्रीथ एयर थ्रू द ट्यूब डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया, जो ट्रेकियोस्टोमी में होती है, तो कूलिंग एंड especially the drying effect in the lower lung can lead to serious lung crusting. अब इसकी रीजन क्या है? कुछ लोगों के होता है, आप लोग देखेंगे वो जब उनका नाक से सांस ना आ रहा हो ना, कोई चीज फंस जाए, तो कुछ के डिजीज भी होती है, तो उनका जो ट्रैकिया होता है, आप उनकी गर्दन में एक सुराख कर दिया जाता है डायरेक्टली, मतलब उनको नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली गर्दन में ट्रैकिया में सुराख कर दिया जाता है। इसको कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी,
डायरेक्टली एयर अंदर जा सकती है। तो अब डायरेक्टली जब एयर जाएगी तो नोज का अल्लाह ने फंक्शन बनाया कि वो ह्यूमिड करके भेजती है, वो उसको गर्म करके भेजती है। बट जब डायरेक्टली जाएगी तो एयर जैसी होगी वैसी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कूल एयर है, उसने कूल ही जाना है, तो वो हमारे पास ड्राइंग इफेक्ट ज्यादा करेगी, क्योंकि नोज वाली तो ह्यूमिड होगी थी, उसने ड्राइंग इफेक्ट नहीं किया। बट जो यहाँ पे जाएगी वो कूलिंग इफेक्ट करेगी। अब फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ नोज, तो इसमें आपको पता है हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो फंक्शन करती है, एंट्रैप कर देते हैं, हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन होती है। और फिर हमारे पास देखते हैं साइज ऑफ पार्टिकल एंट्रैप्ड इन द रेस्पिरेटरी पासेज। तो इसके बारे में भी, ये भी आप लोग जस्ट एक बार रीड करेंगे तो ये इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, द नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग पार्टिकल फ्रॉम द एयर इज सो इफेक्टिव that almost no particle larger than 6 micrometer in diameter enter the lung। यानी ये इतना इफेक्टिव है। तो ये आप लोगों ने जस्ट रीड कर लेना है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप जस्ट अपने मजे के लिए अगर रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वोकलाइजेशन विच यू नीड नॉट टू डू। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप लोग इसको जेपी से पढ़ सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सर्कुलेशन पे भी सारी वीडियोस मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। रेस्पिरेशन पे भी सारी मौजूद है, यू कैन वॉच। सो थैंक यू वेरी मच।